आपदा प्रबंध होता है वो। क्या है? आपदा प्रबंधन। प्रबंधन है आपदा प्रबंधन। चैप्टर 8 है महेश कुमार वर्माल का। अच्छा, आपदा कहते किसे? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपदा को डिसेस्टर बोलते हैं, DISASTER, डिसेस्टर, आपदा। ऐसी चरम घटना, कैसी घटना? चरम घटना, जो चरम मैंने होने वाला या होने लगता है कब हो जाएगा, जो मानव समाज के लिए, किसके लिए? मानव समाज या जंतुओं, पादप समुदाय को अपार क्षति पहुंचाती है। ऐसी चरम घटना है जो मानव को, जंतु को मानव, जंतु, पादप तीनों को अपार क्षति पहुंचाती है। इसी को कहते हैं, मानव के क्षति पहुंचा रहा है तो हाँ, जंतु के तो हाँ, पादप के भी, पेड़ पौधा के तो हाँ क्षति पहुंच रहा है तो उसे आपदा कहते हैं। प्राकृतिक गतिविधि द्वारा। अब आपदा भी दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक गतिविधि द्वारा होता है आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसी मानव गतिविधि द्वारा होगा, उसका मानव गतिविधि द्वारा होने वाला आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं कि मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा के बम विस्फोट हो गया, सड़क, रेल, वायुयान दुर्घटना, विकिरण, रिसाव, सबका है मानव जनित आपदा है। मानव जनित गतिविधि द्वारा होगा, मानव जनित आपदा कहलाता है। कभी कभी देखिएगा कि प्राकृतिक द्वारा होगा तो प्राकृतिक आपदा कहलाएगा, मानव जनित द्वारा होगा तो मानव जनित आपदा कहलाएगा। लेकिन कभी दोनों, प्राकृतिक हो जाएगा और मानव जनित, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उसे जैसे भूकंप हो गया, भूकंप मानव और प्रकृति दोनों द्वारा हो सकता है। बाढ़ आना, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा के प्रमुख उदाहरण। ये हो गया भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब प्रकृति के उदाहरण है। प्राकृतिक गतिविधि द्वारा होता है प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन। मानव जनित आपदा कहलाते हैं मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न होता है, मानव जनित आपदा कहता है। जैसे बम विस्फोट, सड़क, रेल, वायुयान दुर्घटनाएं, विकिरण, रिसाव। बिहार में आपदाएं। डिसेस्टर इन बिहार। बिहार में डिसेस्टर मैंने बिहार में आपदाएं। बिहार के विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। विशिष्ट मैंने कहा एक अलग प्रकार का भौगोलिक है, मैंने भौगोलिक अवस्थिति के कारण बिहार जो है, बिहार अनेक प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहता है। बिहार के अपने विशिष्ट आकृति है, यानी भौगोलिक स्थिति है, इसलिए बिहार में अनेक प्रकार के आपदा होते रहता है। जैसे नेपाल, देखिए नेपाल का तराई क्षेत्र, नेपाल है, नेपाल का तराई क्षेत्र से लेकर के बंगाल के पूरा बंगाल है, बंगाल के पूर्वी भाग तक ये था, पूर्वी भाग था नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर के और बंगाल के पूर्वी भाग तक हमेशा बाढ़ आते रहता है। हमेशा इधर बाढ़ होते रहता है, इधर सिंचाई की व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। यही अगर बिहार के मध्य भाग देखा जाए, बिहार का मध्य भाग और बिहार का पश्चिम भाग, ये पूरा बिहार है। बिहार के बीच भाग देखिएगा ना, बीच माने मध्य में, और बिहार के पश्चिम भाग, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। तो पश्चिम भाग में देखिएगा तो पश्चिम भाग सूखा रहता है, मध्य भाग और पश्चिम भाग सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा कमी होता है, सिंचाई भी कम होता है, और वर्षा कम तो सिंचाई भी कम, और सिंचाई कम तो कारण सूखा पड़ेगा, इसलिए सूखा रहता है बिहार के मध्य भाग और पश्चिम भाग। ये दोनों आपदा के अतिरिक्त इधर बाढ़ के कारण आपदा हो रहा है, इधर सूखा कारण आपदा है। दोनों कारण आपदा स्थित होता है। दोनों का अतिरिक्त उत्तर हिमालय की तराई से, उत्तर में हिमालय, ये हिमालय है, हिमालय के तराई से लेकर के और दक्षिण में गया का पठार, इधर गया का पठार है, ग लिख लो, ग या गया। उत्तर में हिमालय है, नेपाल में हिमालय पड़ता है,
हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में गया पठार तक हमेशा कुछ न कुछ भूकंप होते रहता है। और जब भूकंप होते रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो जाहिर सी बात है बिहार का विकास नकारात्मक होगा। बस यही है चीज लिखल है। तो क्या कहते हैं, नेपाल के तराई क्षेत्र से बंगाल के पूर्वी क्षेत्र तक हमेशा बाढ़ आते रहता है। और बिहार के मध्य भाग और बिहार के पश्चिम भाग में वर्षा कम तो सिंचाई कम, सिंचाई कम तो सूखा होता है। हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर के और गया का पठार तक हमेशा भूकंप आते रहता है। और जब भूकंप आते रहता है, भूकंप से प्रभावित रहता है यह, इसलिए यहाँ पर बिहार में विकास का कार्य नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपको लिखा है यहाँ पर। पढ़ना चाहते तो रोक के पढ़ सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। देखिए बाढ़ क्या है। बाढ़ का समान अर्थ देखा जाए ना तो विस्तृत स्थलीय भाग, यह स्थल भाग है पूरा और बहुत विस्तृत है। कैसा स्थलीय भाग? विस्तृत स्थलीय भाग में लगातार यहाँ पर कई दिनों तक जलमग्न रहता है, जल जमा रहता है, इसे बाढ़ कहते हैं। विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक यहाँ पर जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ जो है प्राकृतिक घटना है, ठीक ना देखिए यहाँ पर प्राकृतिक घटना में कौन कौन है? प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन है ना। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जो अतिवृष्टि माने वृष्टि माने वर्षा माने होना चाहिए जितना अति का अंत हो जाता है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। यह नदी के मार्ग में परिवर्तन का परिणाम से होता है। नदी के मार्ग में चेंज हो जाता है, रास्ता बदल लेता है बाढ़ के कारण, यानी कि अतिवृष्टि और नदी के मार्ग परिवर्तन हो गया तो उसे बाढ़ आ गया। बाढ़ उस समय आपदा में कन्वर्ट होता है। बाढ़ उस समय आपदा कहलाता है जिस समय जन और धन की व्यापक क्षति होता है। अगर बाढ़ से जन धन बर्बाद नहीं हो रहा तो बाढ़ नहीं कहेंगे उसको। बाढ़ की समस्या क्या है? तो बाढ़ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फ्लोड में बाढ़ होता है। बाढ़ की प्रॉब्लम, बाढ़ की समस्या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देखा गया कि पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। कौन बोलता है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग क्या बोलता है कि बिहार जो है, बिहार भारत का, किसका? भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होने वाला राज्य बिहार है, जहाँ बिहार में 16.5 यानी कि 16.5% भाग जो है बिहार में बाढ़ से क्षेत्र, भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जितना भाग में बाढ़ग्रस्त होता ना है ओकरा में 100 होता है भारत में, तो ओकरा में 16.5% भाग तो बिहार के अंतर्गत आता है बाढ़ जी। तो बिहार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ वाला राज्य बिहार, कितना? 16.5% भाग बाढ़ आता है। ये जो लिखल है यहाँ पर ना, ये लिखल है कि नेपाल के हिमालय है, हिमालय के तराई क्षेत्र से है ना, उत्तरी भाग में नदी के जाल बिछा हुआ। उत्तरी भाग में कहा है? नदी के जाल बिछा हुआ। कहाँ से? तराई क्षेत्र से, हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक उत्तरी बिहार के उत्तरी भाग में बहुत सारा जाल बिछा हुआ। किसका? नदी का, जो अपने विशाल जल मार्ग है, इसमें जल बहुत रहता है। इसी कारण जल संग्रहण क्षमता अधिक है उत्तरी की नदी में, इसलिए उत्तरी बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है। बिहार के 38 जिला है, टोटल कितना जिला? 38 जिला। 38 जिला में से 22 जिला में अधिक बाढ़ आता है, बहुत अधिक बाढ़। 2/3 भाग सीमा सम्मिलित है। 22 जिला है जिसे बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है, जिनके अंतर्गत राज्य का 2/3 भाग सम्मिलित है।
राज्य जितना बिहार में जितना राज्य है 38 जिला है, वो राज्य का 2/3 भाग सम्मिलित है बाढ़ का। 22 जिला में बाढ़ ज़्यादा आता है, 22 जिला में 2/3 आता है। पूरे 38 जिला का 2/3 भाग सम्मिलित है। जैसे दरभंगा में 2/3, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, गोपालगंज, बेगूसराय, छपरा आदि में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला जिला दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, गोपालगंज, बेगूसराय, छपरा। कौन कौन नदी लाता है उत्तरी जिला में? कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती। कोसी बिहार में, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती आदि नदी बिहार में ये सब ज़्यादा पानी लाता है तो बाढ़ आता है। अब कहाँ आता है? दरभंगा में, मधुबनी में, पूर्णिया में, सहरसा में, कटिहार है, खगड़िया, गोपालगंज, बेगूसराय, छपरा में। लाने वाला कौन कौन नदी है? कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती लाता है ज़्यादा बिहार में बाढ़। 38 जिला में 22 जिला, जिसमें 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित जिला है। कोसी नदी जो है इसका मार्ग परिवर्तन ज़्यादा होता है। और जब कोसी नदी में मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे तो बाढ़ ज़्यादा कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती सब होता है। 1 2 3 4 5 नदी से होता है, मैंने और होता है। लेकिन कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन ज़्यादा होता है, इसलिए बाढ़ की स्थिति ज़्यादा होता है बिहार में। बाढ़ जो है बाढ़ से जन धन की सर्वाधिक क्षति होता है। और जन धन ज़्यादा होता है तो बाढ़ कहलाता है। जो कोसी नदी से ज़्यादा होता है बर्बादी, इसीलिए कोसी नदी द्वारा लाई गई बाढ़ से होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं। सौरव ऑफ बिहार का शौक कोसी नदी है। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा ना, सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त बिहार में तो गंगा नदी है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से लगा देगा। ऐसे जनधन के मामले में ज़्यादा बर्बादी होता है सो कोसी नदी से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जो 12.92 लाख हेक्टेयर है। 12.92 लाख हेक्टेयर गंगा नदी का है। ये पहला स्थान पर क्षेत्रफल में गंगा नदी जो है, गंगा नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त लाने वाला नदी है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरा स्थान पर आता है कोसी नदी का। यह 12.92 है तो यह 10.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की दृष्टि से कोसी नदी दूसरे स्थान पर आता है बाढ़ के मामले में। तो बिहार में बाढ़ आता है तो उसका कारण बताओ। तो बिहार में मूसलाधार वर्षा होता है, और मूसलाधार वर्षा के कारण बहुत पानी होता है, वर्षा होता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए अत्यधिक जल जो होता है, जल अधिक एकत्र होता है, अधिक जल एकत्र में जमा हो जाता है। ज़्यादा वर्षा होगा तो जल कुछ समय के लिए जमा होता है अधिक। जब अधिक जल जमा हो जाता है तो बाढ़ आता है। हिमालय क्षेत्र में देखिएगा तीव्र ढाल है। हिमालय क्षेत्र में तीव्र ढाल है, जो कि बिहार के मैदानी भाग में मन ढाल है। तो हिमालय से आता है पानी पूरा हरा और बिहार का मैदानी क्षेत्र में यही होता है। बिहार का मैदानी क्षेत्र तो ढाल कम है तो सब पानी यहीं रुक जाता बाढ़ आता है। तो हिमालय क्षेत्र में तीव्र ढाल का होना, जबकि बिहार के मैदानी भाग में मन ढाल होने के कारण बाढ़ आता है। नदियों की अधिक जल संग्रहण क्षमता, नदी अधिक जल संग्रहण क्षमता कर लेता है। जब अधिक नदी ले लेता है तो बाढ़ आ जाता है। नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण भी बाढ़ आता है। चलना पूर्व की दिशा में, अब आ गया पश्चिम की दिशा। तो जाहिर सा बात है कि
बाढ़ हबे करेगा। जैसे कोसी नदी मार्ग परिवर्तन हमेशा करते रहता है, इसलिए बाढ़ ज़्यादा कोसी नदी से आता है। क्षेत्रफल के मामले में कोसी भले दुशासन पर है। मृदा अपरदन से नदी के मृदा अपरदन होता है, और मृदा अपरदन होता है इससे नदी की तलहटी में पानी जा रही है नदी में, है ना, और तलहटी मृदा अपरदन से यहाँ गाद जमा होता है, गाद जमा होता है, नदी भरा जाता तो पानी इधर उधर बहने लगता है, पानी इधर उधर बहने लगा तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। मृदा अपरदन से नदियों के तलहटी में मान लें कि नदी के तलहटी में गाद जमा होता है, यहाँ गाद जमा हो जाएगा तो बाढ़ आता है। मानव द्वारा निर्मित तटबंध का टूटना, मानव कभी काल देखिएगा तटबंध बना देता है ना, पानी जमा रहता है एक जगह ताकि इसे नहर निकाल सके, तो मानव द्वारा निर्मित है तटबंध टूट जाता है, इससे भी बाढ़ आता है। एक पानी तटबंध टूटा, तटबंध पर पानी जमा रहता है, टूट गया एक तो बाढ़ आ जाता है। नदियों का विसर्पण, नदी का विसर्पण मतलब वही नदी द्वारा मार्ग पर ज़्यादा हो रहा है, और विसर्पण है अपनी जगह छोड़ करके दूसरे रास्ता से चल जाना, उसे नदी का विसर्पण कहते हैं, इससे भी बाढ़ आता है। तो मूसलाधार वर्षा के लिए कुछ समय के लिए अत्यधिक जल एकत्र हो जाना। हिमालय क्षेत्र में टिब ढाल है, जबकि बिहार के मैदानी भाग में मन ढाल है। नदी का करता अधिक जल को संग्रहण कर लेता है, इससे भी क्षमता को बढ़ाता है। नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन, मृदा अपरदन से नदी के तलहटी में गाद जमा होता है, और मानव द्वारा निर्मित तटबंध टूट जाता है, और नदी का विसर्पण से भी होता है बाढ़ आता है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के प्रभाव भी होता है, इफेक्ट ऑफ फ्लड, बाढ़ का प्रभाव। बिहार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ होता है, उस बाढ़ से प्रत्यक्ष रूप से कहो या प्रत्यक्ष रूप से कहो, प्रत्यक्ष रूप से व्यापक बड़े पैमाने पर क्षति होती है, जिसके प्रमुख उदाहरण है जैसे बाढ़ आने से खड़ी फसल का विनाश होता है। जब खड़ी फसल विनाश होता है तो मानव जीवन की क्षति होता है, फसलें न रहेगा तो मानव के जीवन भी क्षति होता है। और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में कमी आता है, बाढ़ आने से अच्छा जल बह जाता है, खरों का पानी रह जाता है, तो स्वच्छ पेयजल पीने वाला पानी भी कमी होता है। संक्रामक रोग होता है, और संक्रामक रोगों का प्रसार भी होता है। परिवहन और संचार के साधन का विनाश होता है। परिवहन और संचार जो होता है दोनों के साधन में आने जाने में क्षति होता है, विनाश होता है। सब रास्ता टूट जाता था, परिवहन संचार कहाँ से रहेगा, इसलिए साधन का विनाश होता है। कुपोषण और भूखमरी की समस्या होता है। कुपोषण होगा, संक्रामक रोग होगा तो जाहिर सी बात कुपोषण भूखमरी की समस्या होगा। जब खड़ी फसल नुकसान तो भूखमरी होगा करा, कुपोषण भी होगा। कच्चे माल की समस्या, जिससे उद्योगों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कच्चे माल की समस्या भी कमी होगा, सब तो बह के चल गया तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इस समस्या होता है। ताकि जब कच्चे माल की समस्या होगा तो उद्योग में कच्चे माल जाता है, वही उद्योग को उत्पादक कैसे उत्पादन करेगा, तो उत्पादन नहीं करेगा तो उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजगार की कमी होगा तो परिवर्तन संरचना में बिखरा होता है। परिवर्तन संरचना होता है, उसमें बिखरा होता है। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या होता है। विस्थापन पुनर्वास की समस्या होता है। तो बाढ़ को नियंत्रण करने के उपाय बताओ। तो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए मेजर टू कंट्रोल फ्लड, कंट्रोल माने नियंत्रण, फ्लड में किसका, तो बाढ़ को नियंत्रण। टू मेजर्स, मेजर से उपाय मापने के लिए। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, बाढ़ से बिहार में देखा जाए प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होती है। सोच लीजिए 2.5 करोड़ जनसंख्या होता है प्रभावित होता है खाली बाढ़ से। तथा राजस्व जितना कमाता है, मेरा राज्य बिहार जितना आमदनी होता है वही राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, लगभग बड़ा हिस्सा का मतलब कि राज्य जितना कमाता है उसका 300 से 1200 करोड़ रुपया, 300 से 1200 करोड़ रुपया बाढ़ के कारण जो 2.5 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होता है उन लोगों को राहत के लिए, बचाव के लिए, पुनर्वास
मकान बनाने के लिए चक्कर में खर्चा कर देता है। 300 से 1200 करोड़ रुपये बाढ़ के प्रबंधन, राहत, बचाव एवं पुनर्वास में व्यय किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के मतलब देश आज़ाद हुआ तब से बाद राज्य सरकार ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। कौन कौन कदम उठाया बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, तो सुनो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद राज्य सरकार ने बहुत सारा निम्नलिखित कदम उठाया ताकि बाढ़ से की समस्या ना हो। जैसे गंगा नदी और गंगा नदी, कोसी नदी। गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बाढ़ लाता है, 12.95 लाख हेक्टेयर गंगा नदी से क्षेत्रफल बर्बाद होता है। और कोसी नदी से 10.15 लाख हेक्टेयर बर्बाद होता है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान पर, लेकिन खाली बाढ़ के मामले में कोसी पहला स्थान है। मार्ग परिवर्तन के कारण गंगा नदी, गंडक नदी, ग से गंगा, ग से गंडक नदी और कोसी नदी आदि नदियों पर तटबंध बना दिया। ये तीनों प्रकार के हैं, गंगा, गंडक, कोसी पर तटबंध बना करके जल के प्रवाह को नियंत्रित किया है। और जल के प्रवाह को नियंत्रित किया है, तटबंध मैंने बांध बना करके, जलाशय बना करके, और यही तीनों से निकाल दिया है क्या, नहर निकाल दिया गया। तो गंगा, गंडक, कोसी आदि नदियों पर तटबंध बना करके जल के प्रवाह को नियंत्रित किया है राज्य सरकार ने। राज्य में अनेक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना और पूर्व सूचना केंद्र स्थापित किया। राज्य में अनेक प्रकार के बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कक्ष बनाया है और पूर्व सूचना, जब बाढ़ आएगा तो उसको पूर्व सूचना केंद्र के द्वारा पूर्व सूचना दे दिया जाए कि यहाँ बाढ़ आएगा, हटा दिया जाता है। वही पूर्व सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। पटना में स्थित राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष तो बना ही है, पटना जाएगा तो पटना में बाढ़ नियंत्रण आयोग है, कक्ष है, आयोग है। पूछेगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कहाँ है, तो पटना में है। कैसा, तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग है पटना में। नदियों के खतरे के निशान को सीमांकित करता है। बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है वो भी राष्ट्रीय है, देश के तो राष्ट्रीय नहीं होगा। पटना में स्थित क्या है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग। क्या करता है, कौन कौन नदी कितना बाढ़ लाता है, वो बाढ़ के खतरे के निशान को बताता है, सीमांकित करता है। बाढ़ नियंत्रण आयोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। जैसे गंडक कोसी पर बहुउद्देशीय घाटी परियोजना बनाया गया है ताकि यहाँ से नहर निकाल सके। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, जैसे गंडक परियोजना, कोसी परियोजना दे, इसी तटबंध बना करके गंडक परियोजना, कोसी परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, जैसे गंडक परियोजना, कोसी परियोजना दे। पुराने तटबंध जो था ना, उसको सुदृढ़ीकरण किया है, मैंने मजबूत किया है, ताकि पुराना तटबंध बनल है, जलाशय बनल है, उसको मजबूत किया गया है ताकि इसे बाढ़ ना हो सके। नेपाल के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्यों, क्योंकि नेपाल देश है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। और सहयोग के माध्यम से नेपाल के साथ क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और सहयोग किया है। सहयोग के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण का प्रयास किया गया है। नेपाल के सहयोग से बाढ़ पर नियंत्रण का प्रयास किया गया है। उपयुक्त प्रयास किया था, मैंने सब ऊपर के बारे में। यहाँ के लोगों को जल इतना तो है किया है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए गंगा, गंडक, कोसी पर तटबंध बना करके जल को नियंत्रित करने के बात किया गया। राज्य में अनेक प्रकार बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया, पूर्व सूचना केंद्र स्थापित किया। पटना में स्थित राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया ताकि खतरे के निशान को सीमांकित कर सके। नदी के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, जैसे गंडक, कोसी। पुराने तटबंध को सुदृढ़ीकरण किया गया। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया और सहयोग के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। इस सब को देखते हुए इसके अलावा लोगों को, बिहार में लोगों को जल संरक्षण के प्रति, कि जल को कैसे संरक्षण किया गया उसके प्रति जागरूक किया गया जाना चाहिए ताकि जल कैसे सुरक्षित किया जा सके। वर्षा जल को कैसे संरक्षण करना है, कैसे संग्रहण करना है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से
दोनों रूप से कुआं तथा तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। तब कुआं तालाब से पानी जमा होगा तो जल संग्रहण होगा। वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि मृदा अपरदन नियंत्रण रहे। वृक्षारोपण से के माध्यम से मृदा अपरदन पर नियंत्रण रहता है। और नदी में गाद जमा नहीं होना चाहिए तो बाढ़ आ जाएगा। नदी में गाद का जमाव कम करके बाढ़ के विभीषिका को कम किया जा सकता है। ऐसा बिहार में माने जागरूक किया जा रहा है, ऐसा बात बोल के। और सूखा के बारे में देखते हैं। सूखा सूखा को बोलते हैं थ्राउट, DROUGH, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मैंने होता है DROUGHT, ड्राफ्ट मैंने सूखा। घातक प्राकृतिक आपदा है। कैसा है? घातक प्राकृतिक आपदा। भारत मौसम विभाग, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल, IMD, इंडिया मेटेरियोलॉजिकल ड्राफ्ट, डी से ड्राफ्ट, IMD, भारत मौसम विभाग के अनुसार सूखा उस दशा को कहते हैं जब किसी भी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा होता है, वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% कम हो जाता है। सामान्य वर्षा अगर 100 रहेगा तो वास्तविक वर्षा 25 रहेगा, यानी कि सामान्य वर्षा से कितना कम है? 75% कम है। किससे? तो वास्तविक वर्षा कम है। किससे? तो सामान्य वर्षा से। वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 25 हो जाए, यानी कि 75 कम हो जाए। सामान्य वर्षा हो रहा 100 और वार्षिक वर्षा हो रहा 25 से, यानी कि सीधे 75 कम है। कितना है? सीधे बोलेंगे 75 कम है, तो उसे भारत सूखा कहेंगे। सूखा के प्रकार 2 प्रकार के हैं, तो प्रचंड सूखा और सामान्य सूखा। सामान्य सूखा 50% से कम है, 1 से लेकर 49 तक 50% से कम होता है, उसे सामान्य सूखा कहते हैं। और सामान्य वर्षा 100 होता है। सामान्य सूखा 50% से कम, और प्रचंड सूखा जो होता है, प्रचंड सूखा वो 50 से 75 के बीच में होता है। 50 से 75% से कम होता है प्रचंड। चलिए, सामान्य सूखा हो गया 50% से कम। अब देखिए यहाँ सूखा एक घातक प्राकृतिक आपदा। अभी देखिए पीछे सूखा क्या है? एक घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें संपूर्ण भारत, पूरे भारत की बात हो रहा है, का लगभग 35% क्षेत्र है। संपूर्ण भारत का जितना क्षेत्रफल है 32,87,000 कुछ है, उसका 35% क्षेत्र सूखा है और 13% जनसंख्या प्रभावित रहता है सूखा के कारण। 35% क्षेत्र जो है प्रभावित है सूखा के कारण है। 35% क्षेत्र का है सूखा के कारण प्रभावित है और 13% जनसंख्या प्रभावित है सूखा के कारण, पूरे भारत का। पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख का शीत मरुस्थल, पूरा राजस्थान नहीं, ये राजस्थान जो है पश्चिमी राजस्थान किधर ला? इधर एरिया है ना, पूरा का पूरा का है सूखाग्रस्त है पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान के अलावा लद्दाख का शीत मरुस्थल, ऐसे लद्दाख में शीत मरुस्थल होता है। तथा कच्छ का रण, लद्दाख का शीत मरुस्थल एवं लद्दाख के कच्छ का रण आदि भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। पूछेगा भारत के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो भारत के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख का शीत मरुस्थल और कच्छ का रण दोनों। इसके अतिरिक्त पूर्वी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान जो है ना, भारत के सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान भी आता है लेकिन कम होता है, यहाँ ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में होता है सूखा। पूर्वी राजस्थान में, यहाँ पूर्वी राजस्थान में कम होता है लेकिन होता है।
पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, पुरुलिया पी से पुरुलिया जिला जो होता है पश्चिम बंगाल के। उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी, के से कोरापुट, के से कालाहांडी जिला उड़ीसा है। ये उड़ीसा है। उड़ीसा के कोरापुट और के से कालाहांडी, के से कोरापुट, के से कालाहांडी, के उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिला। झारखंड के चतरा और पलामू जिला। झारखंड के सी से चतरा, पी से पलामू जिला। चतरा पलामू जिला झारखंड के। तो सीधा सी समझ लीजिए 35% क्षेत्र और 13% जनसंख्या सूखा से प्रभावित है। सूखा एक प्रकार का घातक प्राकृतिक आपदा है जिसे सूखा से संपूर्ण भारत का लगभग 35% क्षेत्र और 13% जनसंख्या प्रभावित होता है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान लद्दाख का शीत मौसम और कच्छ का रण। पश्चिमी राजस्थान लद्दाख का शीत और कच्छ का रण दोनों ज़्यादा प्रभावित है। राजस्थान के पूर्वी भाग सूखा प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त पश्चिम भाग ज़्यादा है और पूर्वी भाग भी होता है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग में वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला, उड़ीसा के कोरापुट कालाहांडी जिला। पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी जिला ज़्यादा प्रभावित है और पूर्वी जिला कम प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी कम वाला में आता है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पी से पुरुलिया। उड़ीसा के कोरापुट कालाहांडी और झारखंड के चतरा पलामू सूखे ग्रस्त से प्रभावित है। सूखे की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। गंगा नदी जो देख रहे हैं ना, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पठार, गंगा नदी के दक्षिणी पठार में ज़्यादा सूखा है। गंगा नदी के दक्षिणी पठार में सर्वाधिक सूखा है। तो गंगा नदी के दक्षिण का पठारी भाग, गंगा नदी के दक्षिणी का पठारी भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बिहार का लगभग ऐसे पूरे भारत में ज़्यादा सर्वाधिक सूखा बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी पठारी भाग है सर्वाधिक सूखा। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा प्रभावित है। पूरे बिहार में अगर 100 रहेगा 20% क्षेत्र दक्षिणी भाग में ज़्यादा सूखा है। और दक्षिण भाग में कौन कौन आता है? गया में और अधिक है। जहानाबाद, औरंगाबाद के बाद सटले जहानाबाद का सटले गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, नालंदा, कैमूर, रोहतास आदि जिला में शामिल सूखाग्रस्त है। देखिए पढ़िए, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, नालंदा, कैमूर, रोहतास। गंगा नदी बीच बीच होकर गुजरती है ना, बीच बीच से पटना से होते हुए गुजरती है पटना। देखिए गंगा नदी के दक्षिण भाग सूखाग्रस्त कौन कौन? कैमूर से स्टार्ट है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। क्यों? क्योंकि इधर पठारी इलाका है दक्षिण भाग में। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया के बाद नवादा, जमुई तक है। जमुई के बाद मुंगेर, भागलपुर, बांका नहीं आता, ठीक ना। भागलपुर, मुंगेर, जमुई, नवादा के बाद नालंदा भी सटले है। नालंदा के बाद गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। इस तरह से है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, गया, नवादा, नालंदा, जमुई,
मुंगेर, भागलपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सूखाग्रस्त बोल देना है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, गया नालंदा, नालंदा नवादा, नालंदा नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर। तो बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा प्रभावित है, जो गया है, जहानाबाद है। पहले था कौन, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद था। औरंगाबाद के बाद कौन था, नवादा था, नालंदा था, है ना। इससे देख ले, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, नालंदा, कैमूर, रोहतास, ये सब सूखा क्षेत्र है। गंगा नदी के दक्षिणी पठारी भाग में अधिक सूखा है। अब सवाल उठा है कि सूखा के कारण क्या है, क्या कारण है कि सूखा हो जाता है। कारण को यहाँ बोलता है कॉसेज ऑफ ड्राफ्ट। सूखा के कारण क्या कारण है कि सूखा होता है। देखिए, मानसूनी वर्षा जितना होना चाहिए ना, वो अनिश्चित होता है। मैंने कभी होगा कभी नहीं हो, कभी हो गया तो सूखा नहीं है, ना हुआ तो सूखा हो गया। वही अनिश्चितता, मानसूनी वर्षा का अनिश्चितता और अल्पकालीन मानसूनी का वर्षा होना। अल्पकालीन जितना होना चाहिए ऊपर से कम होता है पानी, इसलिए सूखा होता है। वर्षा की मात्रा कम जाता है कमी में, जैसे दक्षिणी बिहार में 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। दक्षिणी बिहार में 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है दक्षिणी बिहार में, इसलिए यहाँ पर वर्षा सूखा होता है। तो कह रहा है वर्षा की मात्रा जितना होना चाहिए उसका कम हो जाता है, वर्षा में कमी होने के कारण। जैसे दक्षिणी बिहार में 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राज्य में जल संसाधन के उचित संरक्षण न हो पाना, उचित संरक्षण नहीं होता है। जितना पानी का संरक्षण होना चाहिए, जल का संसाधन का उचित संरक्षण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इस राज्य में जल संसाधन का उचित संरक्षण न हो पाना भी, और सिंचाई साधन का पर्याप्त विकास न होना। जितना सिंचाई का साधन मिलना चाहिए बिहार में, पर्याप्त विकास नहीं है। सिंचाई का साधन का भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इस कारण भी बृहद स्तर पर निर्वनीकरण तथा मृदा अपरदन होना। बृहद माने बहुत बड़े स्तर पर निर्वनीकरण होता है और मृदा का अपरदन होता है। निर्वनीकरण तथा मृदा का अपरदन होना। शुष्क कृषि का अल्प विकास होना। कोई भी कृषि होता है तो शुष्क कृषि का अल्प विकास, कम कृषि होता है, इस कारण भी सूखा पड़ता है क्योंकि खेती कम होता है। शुष्क कृषि का अल्प विकास। नदी जोड़ो परियोजना तथा उपयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का भावना। नदी जोड़ो परियोजना और उपयुक्त बहुउद्देशीय, जितना पीछे पढ़े हैं बहुउद्देशीय परियोजना, उसका भी अभाव है। इसके कारण भी नदी जोड़ो परियोजना भी कम है दक्षिणी बिहार में, इसलिए दक्षिणी बिहार में ज़्यादा सूखा पड़ता है। सूखा नियंत्रण के उपाय को यहाँ पर बता रहा है मेजर, MEASUR, मेजर्स टू कंट्रोल ड्राउट। सूखा नियंत्रण के उपाय। सूखे को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1973 का बात है, कब, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल था 1973 में। उसी समय 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चल था। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP। डी से हो गया ड्राउट, P से हो गया पोरोन, ए से हो गया एरिया, P से हो गया प्रोग्राम, P से प्रोग्राम, DPAP। 1973 में चला था सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ताकि सूखाग्रस्त पर नियंत्रण किया जा सके। 1973 में सूखा नियंत्रण के उपाय के में 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चल था 1973 में। एक सूखाग्रस्त कार्यक्रम जो चल था 1973 में, उस कार्यक्रम से देश के 16 राज्य में चल था। कितने राज्य में? 16 राज्य में चल था, उसमें में बिहार भी आता है। 16 राज्य चल था, 182 जिला में चला गया था। 16 राज्य 182 जिला में चल था और 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समेत है। सूखाग्रस्त जो चला था 1973 में कार्यक्रम, उसमें कितना आता है वर्ग किलोमीटर? तो 75 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। इसमें 75 लाख वर्ग किलोमीटर आता है सूखाग्रस्त
कार्यक्रम क्षेत्रफल में। 16 राज्य में चला था, 182 जिला में चलाया गया था। 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है इसमें। जब चलाया गया था तो बहुत सारा कदम उठाया गया था ताकि सूखाग्रस्त से बचाया जा सके। सूखे की समस्या अधिक प्रभावी समाधान के निम्नलिखित कदम उठाया गया था ताकि सूखा नहीं हो पाए। क्यों, कैसे सूखा को नियंत्रित किया जा सके? तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। बिहार में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का विकास किया गया। जैसे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में सोन नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनाया गया। डेहरी में गंडक परियोजना बनाया गया, जब पीछे दोनों पड़ चुके हैं। सोन नदी अब गंडक परियोजना बनाया गया। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से नदी जोड़ के है ना, उत्तरी बिहार के नदी को दक्षिणी बिहार में नदी मिला दिया गया। उसी को बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सूखाग्रस्त क्षेत्र में, जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र वहाँ पर भी जल उपलब्ध कराने के बारे में सोचा गया। लघु सिंचाई सुविधा का विकास है ना, सिंचाई सुविधा तो होगा लेकिन लघु सिंचाई सुविधा का विकास किया गया ताकि सूखाग्रस्त न हो सके। और लघु सिंचाई होगा तो जल संरक्षण का प्रोत्साहन दिया गया कि जल को कैसे संरक्षण किया जाएगा, वही जल संरक्षण का प्रोत्साहन किया गया। हरियाली कार्यक्रम का प्रभाव क्रियान्वयन। हरियाली कार्यक्रम का हुआ ना, इसमें सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान देगा, सिंचाई कैसे होगा। और पेयजल मैंने पीने वाला पानी को पेयजल बोलते हैं, पीने के पानी के बारे में सोचा गया। वो सिंचाई और पेयजल की सुविधा का विस्तार कैसे होगा, वनीकरण कैसे होगा। सिंचाई और पेयजल की सुविधा का विस्तार कैसे होगा, वनीकरण कैसे, इस पर बल दिया गया हरियाली कार्यक्रम में। सूखा प्रतिरोधी ड्राउट रेसिस्टेंट, सूखा प्रतिरोधी में कहा गया कम से कम समय में होने वाला फसल तैयार करो। कम से कम समय में तैयार होने वाली फसल का विकास होना सूखा प्रतिरोधी के अंतर्गत आता है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगता है कि 1948 में था। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि को प्रोत्साहन देकर वैकल्पिक रोजगार के अवसर का निर्माण किया गया। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन का प्रोत्साहन दिया गया और कहा कि यही वैकल्पिक रोजगार का अवसर मिला तुम लोगों को। भूकंप देखें, भूकंप अर्थ क्वेक, EARTH अर्थ क्वेक, भूकंप। भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना है। और विवर्तनिक क्रिया में पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना में पृथ्वी के जितना संरचना बनल है उस संरचना में अब विवर्तनिक प्लेट है, वही विवर्तनिक क्रिया में अव्यवस्था आ जाता है। अव्यवस्था मतलब जैसे व्यवस्था होना चाहिए उस व्यवस्था से हट करके अव्यवस्था में हो जाता है और असंतुलन हो जाता है। अव्यवस्था और असंतुलन उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन होता है, और कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। तो भूगर्भीय संरचना और विवर्तनिक क्रिया में अव्यवस्था और असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण कंपन होता है। पृथ्वी का कंपन होगा तो भूकंप होता है। पृथ्वी के भीतर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पत्ति होता है उसे भूकंप। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर तरंग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भूकंपीय मूल। पृथ्वी के भीतर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे उत्पत्ति होती है उसे भूकंपीय मूल फोकस कहते हैं। और पृथ्वी के धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। माने जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उस केंद्र को बोलते हैं भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, एफ से बोलते हैं फोकस। और यही भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलते जिस बिंदु पर आता है उसे को बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र माने एपिसेंटर। ये क्या हो गया, एपिसेंटर। भूकंप मूल तो अधिकेंद्र दोनों है। जहाँ पैदा होगा भूकंप मूल, जहाँ से निकलता पृथ्वी के बाहर निकलता जिस बिंदु पर सबसे पहले निकलता वो एपिसेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र यही है। बिहार में भूकंप, अर्थक्वेक इन बिहार। अर्थक्वेक इन बिहार, बिहार में भूकंप। हिमालय के गिरिपाद, सबसे निचले हिमालय को बोलते हैं गिरिपाद बोलते हैं। उसके नीचे
बिहार के उत्तरी बिहार आता है, यहीं पर आता है भूकंप क्षेत्र ज़्यादा होता है उत्तरी बिहार में। हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में स्थित होने के कारण बिहार जो गिरिपाद क्षेत्र में है, इसलिए बिहार के उत्तरी भाग भूकंप संभाव क्षेत्र है ना, संभाव को बोलते पूर्ण अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंतर्गत आता है। भूकंप संभाव क्षेत्र आता है। बिहार भारत के 3 भूकंपीय क्षेत्र हैं। बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र है उत्तरी बिहार में। क्या होता है उत्तरी बिहार में भूकंप? क्योंकि गिरिपाद के नजदीक है, बिहार से गिरिपाद के नजदीक है, बिहार से उत्तरी बिहार से गिरिपाद के नजदीक है, इसलिए उत्तरी बिहार में भूकंप संभाव क्षेत्र है, संभाव्य। बिहार में भूकंप क्षेत्र और समृद्ध जिला। भूकंप क्षेत्र कौन कौन है और क्षेत्र में कौन कौन जिला आता है, उसके बारे में देखते हैं। भूकंप के बारे में तो बिहार में भूकंप क्षेत्र तीन क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? 3 क्षेत्र। तीनों क्षेत्र में जिला कौन कौन है सुनिए। जोन 3, 4, 5। जोन क्षेत्र तीसरा क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र में 3 क्षेत्र आता है। जोन तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। तो पहले पांचवा देखते हैं। पांचवा में आता है सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, उत्तरी बिहार वाला एरिया सब आगा। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आदि जिला आता है। सीतामढ़ी सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। जोन 5 में आता कौन कौन? सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, शिवहर। फिर आता आपको मधुबनी, सीतामढ़ी के बगल में मधुबनी, फिर दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा। इतना जो देख रहे हैं ना, यही सब है एरिया। शिवहर के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा है ना। फिर सुपौल आ जाइए, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इतना जिला आपको 5 जोन में आता है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा। फिर आइए मधुबनी, दरभंगा हो गया, तो मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल ऐसे याद कीजिए, और मधेपुरा। फिर दरभंगा याद कीजिए, दरभंगा बीच में। सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा को बीच में डाल देना है। मधुबनी के नीचे दरभंगा। देख सीतामढ़ी, शिवहर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी है ना। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आदि जिला आता है। जोन चौथा में कौन कौन आता है? जोन चौथा में आता है चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना सहित 13 जिला और आता है। चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना सहित 13 जिला। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या पश्चिम चंपारण है या पूर्वी चंपारण है? चंपारण आता है। आज इधर आ जाइए। गोपालगंज और सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, इधर वाला एरिया। सारण, वैशाली, पटना ऐसे याद कीजिए। देखिए यहाँ से पकड़िए। पटना सहित 13 जिला। फिर वैशाली के ऊपर जाइए, सारण, सिवान, गोपालगंज और चंपारण, चाहे पूर्वी पश्चिमी रही या पूर्वी चंपारण। गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, वैशाली, ये सब का है जोन 3 में आता है। जोन 3 में सूखाग्रस्त भाग भूकंप वाला है। चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, वैशाली, ये सब का है जोन 3 में, जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। तीसरा स्थान ये है। तो जोन
थर्ड नहीं, चौथा था जी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना सहित 13 जिला। जोन चौथा में था, जोन थर्ड में यहाँ आएगा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया। इस जोन थर्ड में आएगा बक्सर, भोजपुर है ना, यहाँ से देखिए गया, औरंगाबाद, रोहतास में सासाराम, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर 1 2 3 4 5 6, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। इतना जो है 2 2 4 6 को जगह जोन थर्ड में आता है जहाँ भूकंप ज़्यादा होता है ना। सारण, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये सब जोन फोर्थ में आता है। ये सब जोन फोर्थ में आता है। जोन 5 में कौन कौन आता है? शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा। ये सब जोन 5 में है। देखिए थर्ड देख लिए, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, जोन थर्ड में है। भूकंप प्रबंधन, अर्थक्वेक मैनेजमेंट माने प्रबंधन। भूकंप प्रबंधन, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अब भूकंप को रोकना भी असंभव है। न सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, न भूकंप को रोक सकते हैं। परंतु भूकंप का प्रबंधन करके हम लोग चाहेंगे तो भूकंप से जो क्षति होता है, क्षति बर्बादी, उसको कम किया जा सकता है। भारत में भूकंप प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय है। निम्नलिखित उपाय से हम लोग भूकंप को रोक सकते हैं क्षति होने से। कैसे, सुनिए। भारत मौसम विभाग द्वारा भूकंप की क्रियाविधि पर निगरानी रखी जाती है। भारतीय मौसम विभाग है, ये क्या करता है, भूकंप की क्रियाविधि कैसे होता है, कैसे कैसे भूकंप होता है, नहीं होता, उसका निगरानी रखता है भारतीय मौसम विभाग। और जब भूकंप की क्रियाविधि पर निगरानी रखेगा तो हमको संकेत देता है कि भूकंप आने वाला, हट जाओ, घर से निकल जाओ। इस तरह से भूकंप को हम लोग क्षति होने से बचाते हैं, भूकंप से क्षति होने से बच जाते हैं। और कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा भूकंप की निगरानी रखता है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र का निर्धारण किया गया। इस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप होगा और उस क्षेत्र में कम होगा। जैसे उत्तरी बिहार में ज़्यादा भूकंप होता है क्योंकि हिमालय गिरिपात क्षेत्र में है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है जब मकान बनेगा भूकंप रोधी बनाए। वो कौन बोलता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भूकंप रोधी भवन निर्माण मानकों का निर्धारण किया गया है। भूकंप अभियांत्रिकी अर्थक्वेक इंजीनियर की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कहा कि भूकंप अभियांत्रिक भूकंप इंजीनियर का व्यवस्था की गई ताकि यही इंजीनियर बताएगा कहाँ भूकंप कितना आएगा, कैसे घर बनाना नहीं बनना है, यही बताएगा। भूकंप अभियांत्रिक मैंने इंजीनियर की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इससे भूकंप की क्षति होने से रोका जा सकता है। भूकंप से जन जागरूकता के प्रसार के लिए शैक्षणिक अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कहा जन जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। इससे क्या होता है? जन जागरूकता का प्रसार से क्या होता है? शैक्षणिक अभियान दे देता है, लोग जानेगा तब भूकंप को अपने आप से तैयारी करेगा ताकि क्षति न हो भूकंप से। आज जागरूकता दिया जा रहा है। भूकंपीय गतिविधियों तथा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन एवं विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है। कह रहा भूकंपीय गतिविधि रहे या भूकंपीय तरंग रहे, भूकंपीय गतिविधियों और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से एवं विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग भूकंप से क्षति होने से रोक सकते हैं। भूकंपीय गतिविधि और तरंग के अध्ययन ही हो रहा है कि गतिविधि कैसे हो रहा है, तरंग कैसे हो रहा है, उसके विश्लेषण से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण विश्लेषण की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है और भूकंप से होने वाला क्षति को रोका जा रहा है। आपदा प्रबंधन की दिशा में बिहार राज्य का प्रयास क्या रहा है?
बिहार राज्य के क्या प्रयास रहा कि आपदा प्रबंधन को सुधार किया। पहले भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संस्था देखते हैं। केंद्र सरकार में आता है, आगे बढ़ेगा तो गृह मंत्रालय आता है। गृह मंत्रालय दो भाग में बढ़ जाता है, एनआईडीएम और एनडीआरएफ। एनआईडीएम और एनडीआरएफ, यही एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, एनडीआरएफ बोलते इसको, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, एनडीआरएफ। इसी के द्वारा है ना एनडीआरएफ एसडीआरएफ का ना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत होता है। चलिए देखिए, इसके तहत होल था आपको एनडीआरएफ एसडीआरएफ का स्थापना। एनडीआरएफ हो गया वही। चलिए, केंद्र सरकार से आगे बढ़ेगा तो गृह मंत्रालय एनआईडीएम एनडीआरएफ 2005 में होता स्थापना, भाग में बढ़ता है। गृह मंत्रालय एनआईडीएम एनडीआरएफ में बढ़ता है। इधर से केंद्र सरकार पहले मिला लेते होकर आगे बढ़िएगा तो राज्य सरकार के नीचे जाइएगा तो जिला प्रशासन के नीचे जाइएगा तो दो भाग बढ़ जाता है, जिला प्रशासन पंचायत में और नगर पालिका में। तो पहले केंद्र सरकार गृह मंत्रालय एनआईडीएम एनडीआरएफ 2005 में स्थापना हुआ था। केंद्र सरकार से नीचे जाइएगा तो राज्य सरकार भी कैसे गृह मंत्रालय में एनआईडीएम, राज्य सरकार में डीएमडी होता है, डीएमडी। राज्य सरकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। जहां भी लगल है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछेगा तो मुख्यमंत्री। फिर जिला प्रशासन दो भाग में बढ़ता है, पंचायत नगर पालिका, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए राष्ट्रीय आपदा। देखिए राज्य लग जाएगा, राष्ट्रीय यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अध्यक्ष राष्ट्रीय है तो प्रधानमंत्री, और राज्य है तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। और राज्य और राष्ट्रीय में अंतर है, बाकी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री। राष्ट्र लग गया तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, और राज्य लग गया तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री, वो भी राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाता है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। और आगे बढ़िएगा, यहाँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री वाला राज्य वाला, इसका राज्यकारी समिति होता है। ये राष्ट्रीय है कार्यकारी समिति, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ बोलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये प्राधिकरण है, प्रधानमंत्री पद से प्राधिकरण, पद से प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल है, बल मतलब फोर्स, एनडीआरएफ। जिस तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उसका राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ कहलाता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रीय के जगह पर राज्य कार्यकारी समिति होता है। यही राज्य कार्यकारी समिति में आता है, और राज्य वाला में मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। दोनों में राज्य वाला दोनों में आता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अध्यक्ष जिला अधिकारी अथवा उपायुक्त। जिला है राष्ट्रीय लगा था प्रधानमंत्री, राज्य लगा रहेगा था मुख्यमंत्री अध्यक्ष, और जिला लगा रहेगा था जिला अधिकारी या तो फिर उपायुक्त में से कोई हो सकता है, अध्यक्ष। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के नीचे आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ, और नीचे आता है आपदा प्रबंधन विभाग डीएमडी। वही डीएमडी आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। बिहार राज्य आपदा मोचन बल है, पूरा नाम हो गया बीएसडीआरएफ, बिहार स्टेट डिसेस्टर रिडक्शन
रिडक्शन फोर्स। बिहार इज स्टेट डिसेस्टर रिडक्शन एप्स फोर्स। बिहार स्टेट डिसेस्टर रिडक्शन फोर्स। बिहार राज्य आपदा मोचन बल के जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सीएम होता है, मुख्यमंत्री, वही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जगह पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है इसका बिहार राज्य आपदा मोचन बल वाला का भी, यानी कि BSDRF के भी अध्यक्ष सीएम होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? BSDRF यानी कि बिहार राज्य आपदा मोचन बल का मुख्यालय इसके पटना। आपदा प्रबंधन अधिनियम इसी में आता है। BSDRF बिहार राज्य आपदा मोचन बल के अध्यक्ष सीएम होता है, मुख्यमंत्री, वही पटना इसका मुख्यालय है। इसी के अंतर्गत आता है, BSDRF के अंतर्गत आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बनाते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम रहेगा उसी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बना देगा, जिसको बोलते हैं NDRF। और वो राज्य स्तर पर बना दिया, उसको SDRF बोलते हैं, SDRF। राज्य स्तर पर राज्य में राज्य आपदा मोचन बना देगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राष्ट्रीय लग गया NDRF, SDRF स्टेट। राज्य में राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना की गई है। इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्यों था? क्या उद्देश्य था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम ने 2005 ने क्या किया, NDRF SDRF का स्थापना किया। ये दोनों का स्थापना करने का मुख्य यही उद्देश्य था कि वो देश के लिए देखभाल करेगा, वो राज्य के लिए देखभाल करेगा। मुख्य उद्देश्य इसका दोनों का ही था कि आपदा आएगा या कोई भी विपत्ति आएगा न विपत्ति, उसके समय विशेषज्ञता में एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर के, दोनों विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर आपदा प्रभावित, जब भी आपदा आएगा उसके प्रभावित लोगों के बचाव करेगा, पुनर्वास के लिए कार्य करना होगा। ये दोनों मिलकर विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता से बचाव करेगा लोगों को। बिहार के मुख्यमंत्री जो होता है वही बिहार राज्य आपदा मोचन बल के अध्यक्ष होता है, यानी SDRF के अध्यक्ष यही होता है। बिहार राज्य आपदा मोचन बल के अध्यक्ष कौन होता है? नहीं, SDRF नहीं होगा जी। SDRF मतलब राज्य आपदा मोचन बल होता है, SDRF। ये होगा बिहार राज्य आपदा मोचन बल, BSDRF। बिहार राज्य आपदा मोचन बल, बिहार राज्य आपदा मोचन बल मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और मुख्यालय इसका पटना बिहार में है। इसका अध्यक्ष होता है CM, मुख्यालय पटना में है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। सेंडाई फ्रेमवर्क 1 जून 2016 को अपनाया था भारत। कौन? भारत कहेगा तब। कौन अपनाया था? भारत। 1 जून 2016 को भारत ने अपनाया सेंडाई फ्रेमवर्क। अब बिहार ऐसा राज्य है, प्रथम है, किसमें प्रथम है? तो बाढ़ की समस्या, सूखाग्रस्त, आपदा संबंधित है, ये है। बिहार प्रथम आता है। सेंडाई फ्रेमवर्क योजना लागू किया था भारत में सबसे पहले तो बिहार है। वही सेंडाई फ्रेमवर्क भारत ने 1 जून 2016 को अपनाया था। चलिए देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क एंड बिहार। जापान के सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के जाइए ना, जापान में एगो सेंदाई शहर दिखाया जाए। कौन? सेंदाई, इसलिए सेंडाई के नाम पर सेंदाई
जापान के सेंडाई में था, इसलिए सेंडाई फ्रेमवर्क बना। जापान में जाइएगा तो सेंडाई शहर दिखाएगा। इस सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा, कब? मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए, आपदा जो होता ना आज आपदा, उसको कमी लाने के लिए, है ना, आपदा में जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र, कौन सा तीसरा हॉल था? कौन सा हॉल था? तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, कैसा? पूरे विश्व का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्यों किया गया था? तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजन क्यों होता था? ताकि आपदा में को कम किया जा सके। कहाँ? तो मार्च 2015 में। कहाँ? तो सेंडाई शहर। कहाँ? तो जापान में। यही सेंडाई शहर में, तो इसलिए नाम दे दिया सेंडाई फ्रेमवर्क। मार्च 2015 में जापान में हुआ था और 16 में आते आते 1 जून 2016 को भारत में सेंडाई फ्रेमवर्क भारत अपनाया। बिहार प्रथम राज्य है सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाने वाला, योजना लागू करने वाला राज्य बिहार प्रथम है। जब सेंडाई फ्रेमवर्क योजना जब आल था तो जोखिम में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 गो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना पूछेगा? कितने लक्ष्य? 7 लक्ष्य को, है ना, प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया था ताकि 7 गो जोखिम भरा आपदा को कम किया जा सके। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। भारत 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। अब बिहार जो है, भारत अपना लिया 1 जून 2016 को। अब बिहार ऐसा राज्य है जो भारत का पहला राज्य है। बिहार किसमें? सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित, कोई भी सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजनाओं को लागू किया है। पहला राज्य था बिहार। तो क्या कहते हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क 1 जून 2016 को भारत अपनाता है। अब बिहार प्रथम राज्य बना जो सेंडाई फ्रेमवर्क को से संबंधित कोई भी योजना लागू करने वाला राज्य बिहार प्रथम था। जापान के सेंडाई शहर में हॉल था भारत में 16 में, और सेंडाई शहर में हॉल था मार्च 2015 में। आपदा को जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था। इसमें 7 गो प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए संबंधित 7 गो प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। 7 गो प्रमुख लक्ष्य कौन कौन है? सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 गो वैश्विक लक्ष्य कौन कौन है? तो 7 गो वैश्विक लक्ष्य यही है, जरा देखते हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्य कौन कौन से? 2005 से 15 की अवधि की तुलना में, 5 से 15 टोटल 10 वर्ष हुआ की अवधि की तुलना में 2020, 15 के बाद 20 आता है, 20-30 की, या फिर 10 वर्ष की अवधि हो गया। 2020-30 के दशक में प्रति 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर के औसत को अत्यंत कम करना है। प्रति 1 लाख वैश्विक, मतलब पूरे विश्व में 1 लाख जो मर जाता है लोग, मृत्यु दर पूरे विश्व में देखा गया है। पूरे विश्व में मृत्यु दर है ना, दशक मतलब 10 वर्ष पर 1 लाख लोग मर जाता है 10 वर्ष में। मृत्यु दर 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर के औसत को अत्यंत कम कर देना है ताकि विश्व में कम लोग मरे। वही वैश्विक स्तर 5-15 की अवधि की तुलना में 2020 में 1 लाख जो मर रहा है उसको कम करने के बारे में सोचा गया। वही 5-15 की अवधि की तुलना में 2020-30 के दशक में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आपदा प्रभावित हो रहा है। 1 लाख जनसंख्या यहाँ पर भी आपदा प्रभावित होता है। इन लोगों की संख्या को अत्यंत कम करना ताकि आपदा कम हो जाए। मृत्यु दर को भी कम करने के बारे में बोला गया। आपदा प्रबंधन के भी बारे में संख्या को अत्यंत कम करने के बारे में सोचा गया। आपदा प्रभावित लोगों की संख्या को अत्यंत कम करना होगा। 2030 तक वैश्विक जीडीपी जो होता है, 2030 तक देखा गया कि विश्व में जो जीडीपी है उसके संदर्भ में आपदा से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक हानि को कम करना होगा। विश्व में जीडीपी देखा गया कि 2030 तक
आपदा से बहुत सारा हानि हो रहा है जीडीपी में। इस जीडीपी को कम करने के बारे में भी सोचा गया ताकि इस जीडीपी को आपदा से कम हानि पहुंचे। प्रत्यक्ष आर्थिक हानि को कम करना होगा। आपदा से महत्वपूर्ण अवसंरचना को होने वाली क्षति और आधारभूत सेवाओं जैसे आपदा से होने वाला क्षति और आधारभूत सेवाएं जैसे स्वास्थ्य आपदा से भी बिगड़ता है। शैक्षिक सुविधा में आने वाले व्यवधान को कम करना तथा 2030 तक उन आपदा को सहने की क्षमता का विकास करना। कह रहा आपदा से महत्वपूर्ण अवसंरचना को होने वाली जो क्षति और आधारभूत सेवा जैसे आपदा से होता है जैसे स्वास्थ्य शैक्षिक सुविधा में आने वाला व्यवधान को कम करना होगा, है ना, तथा 2030 तक उनमें आपदा को सहने की क्षमता का भी विकास करना होगा। 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर 20 तक बात हो रहा और स्थानीय स्तर लोकल स्तर पर भी आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति बनाने वाले देश होता है उस देश को अधिक संख्या में वृद्धि करना चाहिए ताकि 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम को कम करने वाला जो रणनीति बना रहा है जो देश बना रहा है उस देशों को अधिक से अधिक संख्या वृद्धि करना होगा। 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन करने के लिए विकासशील देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों हेतु सतत सहायता के माध्यम से उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अत्यंत वृद्धि करना होगा। वर्ष 2030 तक लोगों के लिए 2030 तक जो सहायता कर रहा है 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन करने के लिए विकासशील देशों द्वारा विकासशील देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है सहायता और सहायता के माध्यम से उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अत्यंत वृद्धि करना होगा। 2030 तक लोगों के लिए बहुत खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता और सुलभता तथा आपदा जोखिम से संबंधित सूचनाओं में पर्याप्त वृद्धि करना। 2030 तक लोगों के लिए बहुत खतरा हो रहा है पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता दिलाना सुलभता दिलाना, है ना, बहुत खतरा पूर्व चेतावनी के प्रणाली के लिए उपलब्ध दिलाना सुलभता दिलाना आपदा जोखिम से संबंधित सूचनाओं में पर्याप्त वृद्धि करना। ये सब यही है सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्य हो गए 7 हो गया। आपदा जोखिम मोचन पर किस पर? तो आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन होल था। तो बिहार शिखर सम्मेलन जो होल था किस पर होल था? आपदा जोखिम कोई भी आपदा से जोखिम से बचाने के लिए जो होल था उसको आपदा जोखिम मोचन कहते हैं। इसी पर बिहार शिखर सम्मेलन होल था। कब होल था? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन भी आपदा जोखिम मोचन से संबंधित है। इसी से प्रेरित होकर के WCDRR संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर के बिहार सरकार ने भी कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शिखर सम्मेलन हो सकता है आपदा जोखिम मोचन पर, तो बिहार शिखर सम्मेलन क्यों न होगा। इसलिए बिहार सरकार द्वारा 13 से 14 मई 2 दिन मई में 2015 को पटना में होल था। आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन से WCDRR से प्रेरित होकर के बिहार सरकार ने 13 से 14 मई 2 दिन 2015 को पटना में
आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन होता है का आयोजन किया गया। यह किसी भी राज्य 28 राज्य है, 28 राज्य में से कोई भी राज्य सरकार द्वारा आपदा के लिए एक रोड मैप का निर्माण करने की दशा में प्रथम संगठित प्रयास था। रोड मैप निर्माण करने का प्रथम संगठित माने प्रयास था। बिहार सरकार द्वारा पहला दौर किया गया था रोड मैप, ताकि आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन हो सके। पटना घोषणा पत्र होता। जब पटना घोषणा पत्र आता है, पटना घोषणा पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्लेरेशन। पटना घोषणा पत्र में बात बोला गया था क्या, जब संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर बिहार सरकार ने आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन होता पटना में 13-14 मई 2015 को। यही अंतिम दिन 13 मई को पटना घोषणा पत्र होता है। तो पटना घोषणा पत्र है ना, विश्व शिखर सम्मेलन जब होल था बिहार शिखर सम्मेलन उसका अंतिम दिन 14 मई की बात है। 14 मई 2015 को बिहार सरकार ने कहा कि हम घोषणा पत्र देते क्या, कि वर्ष 2015 में होल था घोषणा पत्र। अब विश्व शिखर सम्मेलन 14 मई 2015 को बिहार सरकार ने वर्ष 2015 से लेकर 30 तक की घोषणा पत्र, यानी कि 15 वर्ष हो गया, 15 वर्षीय अवधि के लिए आपदा जोखिम मोचन पर फ्रेमवर्क BDRRF आपदा जोखिम मोचन फ्रेमवर्क, आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन पर होल था, यहाँ फ्रेमवर्क डाल दिया। आपदा जोखिम मोचन फ्रेमवर्क की स्वीकृति किया, जिसके अंतर्गत 10 प्रतिबद्धताएं निर्धारित किया। कहा कि 2015 से 14 मई को 2015-2030 तक 15 वर्ष के अंदर में आपदा जोखिम मोचन पर फ्रेमवर्क तैयार किया और कहा कि 10 गो प्रतिबद्धता मैंने घोषणा पत्र निर्धारित किया गया। क्या 10 में पहला था कि सभी हितधारकों को, जितना हितधारक है उस सभी के मध्य सहयोगात्मक साझेदारी होना, एक दूसरे को सहयोग करेगा और उसी माध्यम से सहयोग के माध्यम से राज्यव्यापी अभियान स्टेट वाइड कंपिंजन राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इससे क्या होगा, राज्यव्यापी अभियान से कि जोखिम आपदा जो होता है आपदा, उसमें जोखिम कम कर दिया जाएगा, आपदा जोखिम कम होगा। दूसरा कहा कि आपदा प्रणव समुदाय एवं क्षेत्रों की सुरक्षा। आपदा प्रणव समुदाय और जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपदा आता है उसके क्षेत्र की सुरक्षा करना होगा और त्वरित राहत दिलाना है, तुरंत राहत दिलाना है और बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य को संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी को राहत कैसे मिलेगा, बचाव कैसे होगा, पुनर्वास सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, राज्य को संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि राज्य सभी को बचा सके आपदा से। बिहार राज्य सरकार की योजना निर्माण प्रक्रिया, आपदा से निपटने की तैयारी किया जाएगा। बिहार राज्य सरकार के जो योजना बन रहा है ये सब क्यों हो रहा है, आपदा से निपटने की तैयारी किया जा रहा है कि आपदा आएगा तो कैसे निपटेंगे आपदा से। आपात अनुक्रिया इमरजेंसी में पुनर्वास पुनर्निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा से लाया जाएगा। सभी विकास नियोजन पहले डेवलपमेंट प्लानिंग पहले बोलते हैं इनिटेटिव्स विकास नियोजन पहले जोखिम से बचाव न्यूनीकरण होगा, जोखिम हस्तांतरण होगा, जोखिम से बचाव न्यूनीकरण को रिस्क एडवाइडेंस होगा, जोखिम हस्तांतरण रिस्क ट्रांसफर्म होगा, जोखिम साझेदारी होगा, रिस्क शेयरिंग होगा, हस्तांतरण को बोलते हैं ट्रांसफर,
और साझेदारी की शेयरिंग होगा। अवशिष्ट जोखिम प्रबंधन होगा, रेसिडुअल रिस्क मैनेजमेंट होगा आदि आपदा से निपटने के प्रमुख उपाय होंगे। सभी विकास नियोजन पहले, माने विकास नियोजन पहले होगा कि कैसे कोई चीज़ के आपदा से निपटने के लिए कौन सा विकास किया जाए ताकि आपदा से निपटा जाए, उसको पहले ही होगा। तो विकास नियोजन पहले, जोखिम से बचाव न्यूनीकरण होगा, जितना जोखिम हो उससे बचाव किया जाए, जितना कम ज़्यादा बचाव, जितना आपदा को न्यूनीकरण किया जाए। जोखिम हस्तांतरित होगा, है ना, जोखिम साझेदारी होगा, अवशिष्ट जोखिम प्रबंधन होगा, आपदा से निपटने के प्रमुख उपाय सब है। आपदा से निपटने के प्रमुख उपाय है पंचायती राज संस्था, जहाँ PRL, P से पंचायती, R से राज्य और LS से संस्था बोलते हैं। पंचायती राज संस्था शहरी स्थानीय निकायों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तीय और नियामक भूमिका हेतु सशक्त किया जाए। कह रहा है पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय दोनों को जितना हो सके दोनों को न्यूनीकरण किया जाएगा। आपदा जोखिम से न्यूनीकरण करने के लिए वित्तीय दिया जाएगा, मतलब कुछ पैसा वैसा, और नियामक भूमिका हेतु सशक्त किया जाएगा। समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से सामुदायिक कौशल ज्ञान होगा। समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया दोनों के माध्यम से, चाहे समावेशी से या भागीदारी प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कौशल, वो भी सामुदायिक कौशल होगा, ज्ञान दिया जाएगा, क्षमता दिया जाएगा, निर्णय निर्माण में सूचना प्रदान करेंगे। 7वां है महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना, जितना महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार, वही राष्ट्रीय फ्रेमवर्क चलता ना है, वर्ष 2015 से 30 की 15 वर्ष की अवधि के लिए 15 वर्ष के अवधि के लिए आपदा जोखिम मोचन फ्रेमवर्क दिया गया। इसमें फ्रेमवर्क में 10 को प्रतिबद्धता निर्धारित किया गया। यही फ्रेमवर्क 10 को में वही राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार लक्षित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापना की जाएगी। लक्षित पूर्व चेतावनी मतलब कि कोई भी आपदा जोखिम होगा उसको पहले ही लक्ष्य दिया जाएगा कि पूर्व चेतावनी दिया जाएगा, प्रणाली दिया जाएगा ताकि आपदा से सुरक्षित कर सके अपने आप को। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से जनजीवन, प्राकृतिक हो या मानव जनित आपदा से जनजीवन, पशुओं और लोगों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चाहे प्राकृतिक मानव जनित आपदा, दोनों के आपदा तो दोनों से होता है, प्राकृतिक से भी होता है, मानव जनित आपदा दोनों से होता है। सभी से जनजीवन और पशु को भी लोगों के आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। 10वां लास्ट है एक समग्र कोष, कॉर्पस फंड, एक समग्र कोष का निर्माण किया जाएगा। समग्र कोष का निर्माण किया जाएगा ताकि आपदा के प्रति लचीला बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध वित्तीय और मानवीय संसाधन सुनिश्चित किया जा सके। समग्र कोष निर्माण क्यों किया जाएगा? ताकि आपदा के प्रति लचीला जो बिहार है, लचीला बिहार, उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ताकि बिहार का जो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। क्यों? समग्र कोष के माध्यम से, ताकि आपदा के प्रति जो लक्ष्य लचीला बिहार जो है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किया जाएगा, यह किया जा सके। यही 10 गो है, 10 गो प्रतिबद्ध निर्धारित की गई है फ्रेमवर्क में। अगला है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये तो हम लोग देख रहे शिखर सम्मेलन देखे हैं। अब हम लोग देखें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बिहार स्टेट डिसास्टर में आपदा होता है मैनेजमेंट अथॉरिटी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं? अथॉरिटी प्रबंधन का मैनेजमेंट, प्राधिकरण अथॉरिटी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में हुआ था।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, BSD, BSDMA, इसका पूरा नाम हो गया BSDMA, BSDMA, BSDMA 2005 में था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अंतर्गत क्या होता ना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर तीनों स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रदान किया गया। तीनों स्तर पर ही होता है। इसी क्रम में बिहार में है ना, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में होता है। इसी क्रम में तीनों स्तर में 6 नवंबर की बात है, 6 नवंबर 2007 को मतलब 2005 में होता है ये वाला, और 6 नवंबर 2007 को 2 बरस बाद 2007 को 2 साल बाद 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA का स्थापना हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम होता 2005 को 2007 का स्थापना होता जी। इसी के तहत है ना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 होता, ठीक ना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर तीनों स्तर पर है ना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का स्थापना होता है। इसी के स्थापना के तहत 2007 में होता बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA होता स्थापना 2007 में। कब होता? 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA का स्थापना किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है तो सुनो। इसका उद्देश्य यही था, टोटल 6 उद्देश्य है जी। कितना? 6 उद्देश्य है। 6 नवंबर को 2007 को स्थापना होता, 6 नवंबर 2007 को स्थापना हुआ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और 6 को उद्देश्य भी इसका कौन को सुनिए। 6 उद्देश्य इस प्रकार है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नवंबर 2007 में होता है। इसका उद्देश्य क्या सुनो। राज्य आपदा प्रबंधन नीति, बिहार राज्य तो राज्य ने कहेंगे, राज्य अपना प्रबंधन, वही राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण करे, है ना। जो नीति बनाया है, नियम कानून बनाया है, वो नीति को निर्माण करे और उसी नीति को स्वीकार भी करना होगा लोगों को। बिहार राज्य प्रबंधन नीति को स्वीकार भी करना है। बिहार सरकार के विभाग के द्वारा, बिहार सरकार का जो विभाग है बहुत सारा विभाग है, शिक्षा विभाग, फलना विभाग है ना, विभाग के द्वारा तैयार आपदा है ना, आपदा तैयार करने वाला विभाग है। वो विभाग क्या करेगा? वो तैयार करेगा आपदा तैयार करेगा। बिहार सरकार के विभाग जो भी होगा वो आपदा को तैयार करेगा, और तैयार आपदा को प्रबंधन योजना के, जो प्रबंधन योजना है उसको स्वीकृति प्रदान करना होगा। राज्य सरकार के विभाग द्वारा अनुपालन किए, विभाग क्या करेगा? तैयार आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति करेगा, देखेगा आपदा प्रबंधन योजना तैयार है तो उसको स्वीकार करेगा, और विभाग क्या करेगा? अनुपालन के लिए राज्य सरकार के विभाग क्या करेगा? अनुपालन के लिए किए जाने वाले दिशा निर्देश को निर्माण करना होगा। अनुपालन में कौन सा दिशा निर्देश लागू करना है उसको अनुपालन करेगा। आपदा न्यूनीकरण और तैयार हेतु उपाय के लिए कोष के प्रावधानों को अनुशंसा करना। आपदा न्यूनीकरण एवं तैयार हेतु उपाय के लिए कोष के प्रावधानों की अनुशंसा करना। राज्य आपदा प्रबंधन योजना का समन्वय करना। राज्य आपदा प्रबंधन, जो भी राज्य आपदा प्रबंधन है वो प्रबंधन योजना को समन्वय करना होगा। तो पूछेगा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य 6 नवंबर 2007 का स्थापना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य यही है, राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण करें और उस नीति को स्वीकार भी करना होगा। बिहार सरकार के जो विभाग है, विभाग के द्वारा तैयार होगा आपदा
प्रबंधन योजना तैयार होगा। वही आपदा प्रबंधन योजना विभाग तैयार करेगा और स्वीकार भी प्रदान करना होगा और अनुपालन भी करना होगा। अनुपालन में क्या कौन सा दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका निर्माण भी करेगा विभाग। आपदा न्यूनीकरण तैयार हेतु उपाय के लिए कोष के प्रावधानों का अनुशंसा करना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन योजना का समन्वय करना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन जो है उसकी योजना को समन्वय करना होगा। यही था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य था। ये तो हम लोग देखे राज्य स्तर जिला स्तर पर देखते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में प्राधिकरण होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह देश के त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली में सबसे निचले स्तर की संस्था है। यह देश के जो त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली जो है आपदा प्रबंधन प्रणाली है, लेकिन त्रिस्तरीय में सबसे निचले स्तर की संस्था माना जाता है जिला। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होता है, जिस जिला में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा उसी जिला के जो अध्यक्ष होगा उसी जिला के जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश होगा नहीं तो उपायुक्त होता है। पूछेगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला न्यायाधीश या उपायुक्त होता है। लेकिन इसका अध्यक्ष तो बता दिए कि जिला न्यायाधीश न तो उपायुक्त होगा, लेकिन अध्यक्ष की जगह पर अगर पदेन सदस्य होता तो पदेन सदस्य होगा जिस जिला में होगा उसी जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद भी हो सकता है और विधायक दोनों। जनप्रतिनिधि में सांसद और विधायक दोनों आता है, दोनों होता है इसके पदेन सदस्य। तो सवाल यहीं से बनेगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के देश का सबसे निचले स्तर के त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली है ना, उसका सबसे निचले स्तर की संस्था है यह त्रिस्तरीय। देश का त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली है। त्रिस्तरीय में भी सबसे निचले स्तर की संस्था माना जाता है और अध्यक्ष इसका जिला न्यायाधीश उपायुक्त होता है। अब पदेन सदस्य पूछेगा जिस जिला में होगा उसी जिला के जनप्रतिनिधि और सांसद विधायक दोनों होता है पदेन सदस्य, दूसरा जिला का नहीं। यह प्राधिकरण माने कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है यह सुनिश्चित करता यही है कि एनडीएमए तथा एसडीएमए एनडी रहे या एसडी रहे, एमए तो लगना ही दोनों में, एनडीएमए एसडीएमए द्वारा दोनों के द्वारा न्यूनीकरण प्रशमन तैयारी और कार्यवाही उपाय से संबंधित दिशा निर्देश का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों को राज्य सरकार के जितना विभाग है सभी विभागों को और जिला में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाएगा। किसके द्वारा होगा? ये कहता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत का होता है। इसी के सुनिश्चित करता है कि यह सुनिश्चित करता है कि एनडी और एसडीएमए के द्वारा न्यूनीकरण और प्रशमन तैयारी और कार्यवाही उपाय से संबंधित न्यूनीकरण से संबंधित प्रशमन से संबंधित या तैयारी और कार्यवाही उपाय से संबंधित दिशा निर्देश देना के लिए है ना। जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों को, जिला स्तर पर देखा जाए तो राज्य सरकार के सभी विभागों को दिशा निर्देश देगा और जिले में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सरकार द्वारा। अब चलते हैं स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी। लोकल में स्थानीय, अथॉरिटी में प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण
आपदा प्रबंधन नीति के उद्देश्य के अनुसार, आपदा प्रबंधन नीति का जो उद्देश्य था, नीति में नियम के उद्देश्य के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत पंचायती राज संस्था भी आ जाता है और नगर पालिका भी आता है। नगर पालिका, जिला और छावनी बोर्ड भी आता है, जिला और छावनी बोर्ड, और नगर पालिका आता है तो नगर नियोजन प्राधिकरण भी आ जाता है। इस सभी को पंचायती राज, नगर पालिका, जिला और छावनी बोर्ड और नगर नियोजन प्राधिकरण को सम्मिलित करके सबको मिला करके किया जाता है। ये निकाय, स्थानीय प्राधिकरण जो निकाय है, ये निकाय नागरिक सेवाओं को, नागरिक की सेवा करने के लिए नियंत्रित और संचालित करना, नागरिक सेवा को नियंत्रित कैसे किया जाएगा और संचालित कैसे करेगा उसको करने तथा आपदाओं से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए अपने अधिकारियों को, कर्मचारी को, दोनों का, अधिकारी हो या कर्मचारी को क्षमता निर्माण है ना, अधिकारी कर्मचारी को कितना क्षमता देना चाहिए ताकि नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित कर सके और आपदाओं पर निपट सके। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी को की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करता है कौन? स्थानीय प्राधिकरण। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित क्षेत्र में, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसमें राहत का पुनर्वास भी दिलाता है। अधिकारी कर्मचारी की क्षमता निर्माण तो करबे करता है, उसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां संचालित करते हैं तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोनों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर, तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ, दोनों के साथ मिल करके कौन? जिला स्थानीय प्राधिकरण क्या करेगा? राष्ट्रीय और राज्य दोनों के साथ मिल करके आपदा प्रबंधन संबंधी विभिन्न योजनाएं मैंने प्लान तैयार करता है। बिहार में आपदा प्रबंधन का क्रमिक विकास कैसे हुआ है? सरकार की नीति और कार्यक्रम, इसको देख लीजिएगा बाद में। बिहार में बाढ़ आता है, वो बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारणों में से कौन सा सही है? बिहार में जो बाढ़ आता है किस कारण से आता है? तो हिमालय के तराई से, हिमालय है पूरा, हिमालय के तराई से लेकर के पूरे उत्तरी भारत में, पूरे उत्तर भारत में, पूरा भारत का नक्शा है ना, पूरा उत्तर भारत में नदी का जाल बिछा है, पूरा उत्तर भारत नदी का जाल बिछा है, जिनकी विशाल जल राशि उत्तरी बिहार को आच्छादित करता है। उत्तरी भारत की नदी क्या करता है? बिहार के में जाल आच्छादित करता है, जिस कारण बिहार में बाढ़ आता है। तो क्या बिहार हिमालय के तराई से लेकर के उत्तरी बिहार तक, उत्तरी भारत तक है, हिमालय से के तराई से लेकर के उत्तरी भारत तक, दक्षिण नहीं उत्तरी भारत तक नदी के जाल बिछा, पूरा तराई से लेकर उत्तरी भारत तक नदी का जाल बिछा हुआ, जिनकी विशाल राशि, नदी का जो जाल है उत्तरी बिहार को, और खास करके उत्तरी बिहार को आच्छादित कर लेती है, माने बहुत जल लान देता है यहाँ पर, जिस कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। और कोसी नदी द्वारा प्रतिवर्ष लाई जाने वाला बाढ़, और कोसी नदी भी साल में मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ लाती है, इसी कारण भी उत्तरी बिहार में जल जमा होता है और बाढ़ आती है। नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन, उत्तरी बिहार में खासकर नदी बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तन करता है, जैसे कोसी नदी, इसी कारण भी जल बाढ़ आता है। मृदा अपरदन से नदी की तलहटी में उपस्थित गाद, मृदा अपरदन होते रहता है, नदी के तलहटी में गाद जमा होता रहता है, इसी कारण बाढ़ आ जाता है। इनमें से सब सही है। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? तो बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र? 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन जरा सुनते हैं।
बिहार में भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित जिला। तो तीसरा देखिएगा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिला आता है। तीसरा जोन में नीचे से स्टार्ट होता है। तीसरा जोन भूकंप का जो क्षेत्र है, तीसरा जोन यहाँ से स्टार्ट है। भोजपुर यहाँ से है, गया, गया से होते हुए औरंगाबाद, औरंगाबाद से होते हुए रोहतास, रोहतास से होते हुए कैमूर। इस एरिया पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर भूकंप होता है, कि झारखंड से सटा हुआ ना है, झारखंड से सटा हुआ तो पहाड़ी इलाका है, तो गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, कैमूर, रोहतास हो गया। रोहतास में सासाराम, खास करके सासाराम, कैमूर, कैमूर के बाद बक्सर, भोजपुर, बक्सर भोजपुर में ज़्यादा आपको होता है क्या, भूकंप। गया, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, रोहतास, कैमूर, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इस समय ज़्यादा होता है भूकंप। इस तीसरा जोन में आता है। तीसरा जोन में क्या देखे, गया, गया के बाद क्या देखे, औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद सासाराम, वही रोहतास, फिर कैमूर देखे, फिर बक्सर, भोजपुर देखे ना। चौथा जोन में आता है चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना सहित 13 जिला आता है। तीसरा जोन में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, भोजपुर तीसरा जोन में सब है। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर तीसरा जोन में है ना। ये सब क्या है, भूकंप वाला क्षेत्र है, क्योंकि झारखंड से बगल में पहाड़ी एरिया है। फिर ऊपर आइए, ऊपर आइएगा तो बक्सर के बाद आइए पटना, पटना सहित 13 जिला। पटना से स्टार्ट कीजिए, तीसरा के बाद चौथा जोन में आएगा पटना, पटना, वैशाली, वैशाली के बाद सारण, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण आता है। देखिए गया में 1 2 3 4 5 6 गो आता है। तीसरा जोन में 3 दूनी 6 गो। अब पटना में आता है 1 2 3 4 5 6 7 गो, 7 गो। चौथा जोन में थोड़ा सा 4 है, 3 से ज़्यादा बड़ा है तो 4 हो जाता है। तो पटना, वैशाली, 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 सारण, सारण, सिवान, सिवान, गोपालगंज, गोपालगंज, चंपारण, चंपारण कहे का मतलब पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण दोनों। तो पटना सहित 13 जिला देखे। पटना सहित 13 जिला के बाद वैशाली आया, वैशाली के बाद सिवान, सारण, गोपालगंज, चंपारण, चंपारण का मतलब पश्चिमी और पूर्वी चंपारण दोनों। चलिए पांचवा जोन में आता है सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आदि जिला। जिस तरह से गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आता है तीसरा जोन में, और चौथा जोन में पटना, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण चौथा जोन में आता है। उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है, शिवहर से स्टार्ट होता है। शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार का। शिवहर के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा। मधेपुरा, मधुबनी से नीचे दरभंगा है, और मधेपुरा के नीचे सहरसा है। तो पूछेगा पांचवा जोन में कौन कौन रहा। पांचवा जोन में शिवहर 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो इसमें भी है। चौथा में 7 गो था, अब पांचवा में 7 गो है। शिवहर, शिवहर के ऊपर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के मधुबनी, मधुबनी के सटले सुपौल, और सुपौल के सटले मधेपुरा, मधेपुरा के नीचे सहरसा, सहरसा के सटले दरभंगा, दरभंगा है ना, मधुबनी। इस प्रकार देख लिए हम लोग पांचवा जोन में। इस तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गया, औरंगाबाद, रोहतास, गया, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, रोहतास, कैमूर, कैमूर, बक्सर, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास से भी बक्सर नक्शा बनाता है, और रोहतास बगल में है, भोजपुर भी। औरंगाबाद से थोड़ा सा यहाँ सट गया है, अरवल छेक दिया, रोहतास दोनों के बीच में आता है भोजपुर। चलिए भोजपुर हो गया। पटना चौथा जोन में पटना, वैशाली, वैशाली, सारण, सारण, सिवान, सिवान, गोपालगंज, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आता है सब चौथा जोन में। फिर पांचवा जोन में शिवहर, सीतामढ़ी, शिवहर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी के नीचे दरभंगा है, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, मधेपुरा है, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सहरसा, दरभंगा।
ये 5वां जोन में है। इस प्रकार बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र? 3 क्षेत्र में देख लिए। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास में कौन सा उपाय सम्मिलित है? तो बाढ़ आएगा ना, तो उसको निपटने के लिए सरकार ने कौन सा प्रयास बनाया है कि बाढ़ से निपटा जा सके? गंगा नदी और गंडक नदी और कोसी नदी तीनों जगह है ना, गंगा गंडक कोसी तीनों जगह पर नदी पर तटबंध बनाया है ताकि बाढ़ से निपटा जा सके। गंगा भी, और हालांकि कोसी गंडक सब जगह गंगा में मिलता है। राज्य में अनेक स्थान पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तो राज्य में देखिएगा अनेक स्थान पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बाढ़ के पूर्व सूचना केंद्र की स्थापना करके कि जब बाढ़ आएगा तो उसको पूर्व सूचना दिया जाएगा। इससे भी बाढ़ से सुरक्षा किया जा सकता है। तो बाढ़ के पूर्व सूचना केंद्रों की स्थापना किया। नदी जोड़ो परियोजना बना करके ताकि उत्तर भारत की नदी उत्तरी बिहार की नदी दक्षिणी बिहार में आ जाए। नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन और पटवन भी हो जाएगा। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता और सहयोग किया है। इनमें से सभी है, देख लीजिए पीछे सब लिखा हुआ है। सवाल है कि बिहार में बाढ़ आता है तो बिहार बाढ़ द्वारा जन माल के क्षति होता है, तो सर्वाधिक क्षति किस नदी के द्वारा होता है? तो कोसी के द्वारा ज्यादा होता है। कोसी नदी के द्वारा ज्यादा क्षति होता है, ठीक ना। इसमें ई होगा आंसर, और इसमें से ई हो गया, और इसमें से ई आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। बिहार के स्थित भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आने वाला जिला। 5 के अंतर्गत कौन को देखे? अभी देखे 5 के अंतर्गत शिवहर है, शिवहर नहीं था। फिर कौन कहा था? मिला देते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा आता है। बिहार के अंतर्गत है ना, यहाँ से गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर ऐसा आता है 3रा जोन में भूकंप वाला। 4था स्टार्ट होता है पटना से, पटना, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। 5वां से पूछला, 5वें पूछ रहा जोन शिवहर है, सीतामढ़ी, से शिवहर, से सीतामढ़ी, मधुबनी और म से मधेपुरा। लेकिन मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, सहरसा, दरभंगा। फिर से मिला ले, से शिवहर, से सीतामढ़ी, मधुबनी, म से मधुबनी, म से मधेपुरा भी है। लेकिन चलिए मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, से सीतामढ़ी, शिवहर, से सीतामढ़ी, से सुपौल भी है, और से सहरसा है। 3-4 गो, एक से शिवहर, से सीतामढ़ी, से सुपौल, से सहरसा। लेकिन तो होइएगा से नाम है सीता, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, मधेपुरा, सहरसा, सहरसा, दरभंगा। तो शिवहर था नहीं है, दरभंगा भी है, मधुबनी में सीतामढ़ी, से सहरसा, से सीतामढ़ी, से शिवहर, म से मधुबनी, म से मधेपुरा भी है, दरभंगा भी है, ठीक ना। मधुबनी है, दरभंगा, भोजपुर नहीं है। भोजपुर आता है आपको 3रा जोन में। गोपालगंज 4था जोन में आता है ना। सिवान नहीं है, बक्सर नहीं। चलिए यही बक्सर, भोजपुर, कैमूर 3रा जोन में है। चलिए यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी सब 5वां जोन में आता है। सूखा नियंत्रण हेतु किस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किया गया था? सूखा नियंत्रण करने के लिए, सूखा को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चलल था? सूखा नियंत्रण उपाय के लिए वर्ष 1973 में होता सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चलल था। इस कार्यक्रम में 16 राज्य और 182 जिला में चलाया गया था। अब 75 लाख, जिस इसमें देश का पूछ रहा है, 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया था। तो सूखा नियंत्रण के उपाय 1973 में होता था। सूखाग्रस्त क्षेत्र का कार्यक्रम चल था। सूखा नियंत्रण हेतु सूखा नियंत्रण के उपाय सूखा नियंत्रण के लिए उपाय वर्ष 1973 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चल था। इसमें 16 राज्य 182 जिला में चलाया गया था। देश के 16 राज्य में और देश के 182 जिला में चलाया गया था, सोच लीजिए। और देश के 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल किया गया था। 75 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ सवाल है सूखा नियंत्रण का उपाय 1973 में।
सूखा नियंत्रण के लिए किस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किया गया था? 1973 में। देश को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? देश के बारे में हो रहा चर्चा। तो देश के कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र में? तो 4 क्षेत्र में बांटा गया है। देश को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। अगर यही कहेगा बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र में, तो 3 क्षेत्र में देखा है। और देश को कहेगा तो 4 क्षेत्र में, एक ज्यादा है, देश बड़ा है तो ज्यादा है। कौन कौन हो गया तो देख लीजिएगा। सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, और कौन कौन तो होता है देख लीजिएगा। लुसेंट देवल होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2007 में 6 नवंबर को था। 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2007 को था। जब आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था, अधिनियम कहेगा तो 2005 का बना था, जिसे राष्ट्रीय राज्य जिला स्तर पर आता है। इसी के तहत इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत थे तहत 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन BSDMA बनल की स्थापना हुई था। तो सवाल वही था कि किस वर्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? 6 नवंबर 2007 को था। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना पूछेगा कब होता? स्थापना इसका 4 अप्रैल 1975 को होता। कब होता? 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कौन किया था? तो बिल गेट्स, पॉल एलन। बिल गेट्स किए थे।